हेलो गाइस, आपका मेरे YouTube चैनल केम स्टडी पर आपका स्वागत है। एटम क्या होता है? अगर हम एटम की बात करते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एटम। और ये जो एटम है उस एलिमेंट की ज्यादातर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देता है। और ये अकेला एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं। और एटम जनरली क्या होता है, अगर बिल्कुल बेसिक्स में जाए तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है ना। इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। तो ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। और आप जानते हैं ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है। और ये जो बाहर ऑर्बिट्स हैं इनको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट्स। और क्या बोला जाता है? शेल बोला जाता है। ठीक है। इन ऑर्बिट्स और शेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर बेसिकली 3 तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं आप देखिएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हम फिर से आपको बता रहे हैं, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ही हम बता रहे हैं आपको। मैं आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट, उसका एक बहुत छोटा सा टॉपिक बताने वाले हैं। वो भी हमारा है केवल शील्डिंग इफेक्ट। इस वीडियो हम शील्डिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके सक्सेसिव वीडियो जो भी आएंगे उनके कंसिक्वेंस पढ़ेंगे। फिर हम पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे लगभग 2-4 लेक्चर्स के अंदर। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, बस जिसको एटम के बारे में नहीं पता है बस हम वो स्टार्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। ये एक रिलेटिव चार्ज है, दिस इज नॉट ए कंप्लीट चार्ज, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट चार्ज, दिस इज रिलेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन जो होता है हमारा 0 होता है। हाँ, इसका चार्ज क्या होता है? हमारा 0 होता है। तो एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कब होगा? कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव है। तो किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो बराबर होंगे तभी एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाएगा। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, जो एटम कोई भी एटम है वो न्यूट्रल जब होने का नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा एटम के बारे में। एटम में बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, कैसे होता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डिटेल में सारे मॉडल्स करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको आता होगा। तो उसी को याद रखते हुए हम एक छोटी सी चीज लेते चलते हैं। मैग्नीशियम का एक एटम लेते हैं ना। तो मैग्नीशियम का जब हम एटम लेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा इसका? 1s2 2s2 2p6 3s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अगर मैं उसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूं तो जरा आप देखिएगा, तो ये हमारा आउटरमोस्ट शेल है। इसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल बोलेंगे या अल्टीमेट शेल बोलेंगे। दिस इज अल्टीमेट, दिस इज पेनल्टीमेट एंड दिस इज सब पेनल्टीमेट शेल। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखिए, दिस इज द बेसिकली मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हम शील्डिंग इफेक्ट को इस वीडियो में कवर करेंगे। और जितने भी स्लैटर रूल है, शील्डिंग इफेक्ट, स्लैटर रूल, इनको हम कवर करेंगे। इसलिए हम डायरेक्ट उसी मुद्दे की बात पर आ गए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो क्योंकि आपको पता है ये हमारा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे? इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 12 और प्रोटॉन में कितने होंगे? 12। ठीक है। अब होगा क्या? जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने भी हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स के चार्ज को क्या कर रहे होंगे? न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। और इसके अंदर क्या होगा? हमारा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होगा। ओके। और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं।
तो ये जो प्रोटॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अपने तब खींच के रखता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर रह पाते हैं, वो इस न्यूक्लियस के द्वारा लगाया जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो हम चलो मानते हैं कि एक को लेके चलते हैं, मान लो कोई हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आउटरमोस्ट शेल, दिस इज द आउटरमोस्ट शेल, और अगर ये जो न्यूक्लियस है, अगर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करेगा, इस प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उधर। दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स, दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। तो यहां पर क्या हुआ, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अब होता क्या है, क्या इस एटम के अंदर, आप खुद देख के बताइए, क्या इस एटम के अंदर केवल यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, क्या कोई और तरीके की फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं लग रहे हैं, या कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है? तो आप ये पाएंगे कि इसके अंदर कोई मतलब मेरे दो ही तरीके के फोर्स होते हैं, तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। तो एटम का जो न्यूक्लियस है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड करके रखेगा, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कोई दो इलेक्ट्रॉन वो आपस में रिपेल करेंगे, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो सिमिलरली क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बशर्ते कि ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब मान लीजिए ये तो अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो फोर्स है वो हमारा क्या है, दिस फोर्स इज अट्रैक्शन फोर्स। ये क्या हमारा अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसके या फिर कोई से भी इसके बीच में, तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा एक रिपल्सन फोर्स होगा। ये क्या होगा, हमेशा रिपल्सन फोर्स होगा, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये रिपल्सन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है। और रिपल्सन फोर्स क्या है वो भी आपको मालूम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या चार्ज है आपका, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव को हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है सबसे निकल के भाग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना, नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमेशा ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर फोर्स लगाया रहता है, लेकिन होता क्या है कि जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को बचा रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है जैसे कोई भी चीज है, मैं मान लीजिए मैं न्यूक्लियस हूं, ये हमारा एक इनर सेल है, ये आउटर सेल है, ठीक है। मैं एक न्यूक्लियस हूं, ये हमारा इनर सेल है, एक इलेक्ट्रॉन या आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचूंगा, तो आपको दिख रहा है कि इनके बीच में क्या हो रहा है, बोलो, इनके बीच में डिस्टेंस कम हो रही है। तो इनके बीच डिस्टेंस कम हो रही है, इनमें रिपल्सन बढ़ेगा। जब रिपल्सन बढ़ेगा तो ये जो मार्कर है या ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा। तो मैं जितने फोर्स से इसको अपनी तरफ खींचना चाहता हूं, आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको उतने फोर्स से खींचने नहीं देगा, और इसी को बोलते हैं सीलिंग इफेक्ट। और इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस भी आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, और इन्हें बोर्ड पे फिर से बता देते हैं, कोई भी न्यूक्लियस के फोर्स से अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शील्ड हो रहा है, बच रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? अगर आप शील्डिंग इफेक्ट को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा। अगर आप शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिख लीजिए। द शील्डिंग इफेक्ट or skinning effect of the inner cell electron on the outer cell electron is the phenomenon by which outer electron are shielded by the influence of the nucleus is known as the shielding effect. अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, वो कोई से भी बाहर वाले हो सकते हैं अगर है तो, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी शील्डिंग जो होती है, जो बचते हैं, वो जो बीच में जो बीच में है हमेशा जो इलेक्ट्रॉन बचा रहे हैं न्यूक्लियस के फोर्स से, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा शील्डिंग इफेक्ट कहलाएगा। जिसकी वजह से देखो क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप देखिए एक चीज,
आप ये भी देख सकते हो। अच्छा एक बात और आप देख लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन इनर सेल में है, कोई इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होगा। तो आपके लिए उसको पता होना चाहिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है जो फोर्स होता है वो हमारा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल कम होएगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा रिपल्सन होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको आपको बता सकते हैं। अब हम शील्डिंग इफेक्ट की फैक्टर्स पूछेंगे, तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, आप रिवाइंड करके वीडियो की डेफिनेशन देख सकते हैं, या फिर मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिख लीजिएगा। द शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एन इनर सेल इलेक्ट्रॉन बाय the shielding effect or the screening effect of the inner cell electron on the outer cell electron is a phenomenon by which outer cell electrons are protected by the influence of the nucleus. This is the shielding effect. Okay? चलिए अब आगे का देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि फोर्स जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो किस तरीके से डिपेंड करता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी को हम थोड़ा आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, अगला फॉर्मूले से एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं आगे। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने दोबारा से फिर से मैग्नीशियम का ही एटम बनाया है, क्योंकि मैग्नीशियम से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं कि अब हम फैक्टर्स देखेंगे, किन बातों पर हमारा ये शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है। तो आपको अब तक तो अंदाजा हो गया होगा क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट। एक बार फिर से मैं इस फिगर को थोड़ा सा कंप्लीट कर दे रहा हूँ। इसके बीच में फिर से आपका भी डिवीजन हो जाएगा। इसके बीच में हमेशा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। अब एक बात आप देखो, एक बात आप ध्यान से देखना, ये भी रिपल्सन दो तरीके का, रिपल्सन भी कितने तरीके का, दो तरीके। कौन कौन सा, एक नंबर ये रिपल्सन है और दूसरा नंबर ये रिपल्सन है। अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिपल्सन है ये किसके बीच में लग रहा है, सेम ऑर्बिट में प्रेजेंट दो इलेक्ट्रॉन्स। जो दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में प्रेजेंट है उनके बीच में लगने वाला जो रिपल्सन है वो रिपल्सन नंबर 1 है। और दो अलग अलग ऑर्बिट में लगने वाला जो रिपल्सन है वो हमारा क्या है, रिपल्सन नंबर 2 है। ये थोड़ा सा अलग से देखते, देखो अगर मान लीजिए कहीं पर भी एक न्यूक्लियस है, और सिंपल कर देते हैं, मान बिल्कुल सिंपल कर देते हैं इस तरीके से, और ये दो इलेक्ट्रॉन, ये कोई भी एटम, उससे कोई मतलब नहीं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिपल्सन। फर्स्ट क्या है कि जो सेम सेल के दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, एक तो वो। दूसरा एक इनर सेल, मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉन है, आपकी बेंच पर एक बच्चा बैठा हुआ है, तो आप अपने जो सेम है वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली आपसे आगे जो बच्चा बैठा हुआ है, आपसे आगे जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो भी आपको रिपेल करेगा। तो सिमिलरली वही है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ओपन करके लिख दिया है, एक तो ये रिपल्सन है ना, और एक रिपल्सन ये है। तो अब आपको ये बताना है मेरी बात कि ये रिपल्सन नंबर 1 ज्यादा होगा कि रिपल्सन नंबर 2 ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, क्योंकि जो अंदर वाले सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर वाले सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगी। मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी वो आप जानते ही हैं, क्या होगा, देखो डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता ही रहेगा, क्योंकि ये अंदर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम के अंदर वाली शेल में है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इसके ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है। जब न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, न्यूक्लियस ज्यादा खींच के रखेगा, इस वजह से क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। मतलब कह सकते हो कि वो कम स्पेस में ऑक्यूपाइड है। तो आपको पता है जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो किसी भी फ्रैक्शन का जब हमारा डिनोमिनेटर कम है तो हमारा चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अभी मैंने फॉर्मूला देखा ही था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो आपको पता है कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को तो जो हम इस इलेक्ट्रॉन की वजह से मान रहे हैं, तो जब किसी भी इलेक्ट्रॉन पर दो कंपेरेटिव किसी भी इलेक्ट्रॉन पर अगर ज्यादा चार्ज है, चार्ज डेंसिटी बोलेंगे हम, चार्ज नहीं, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो वो हमेशा क्या करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा। इसका मतलब जो रिपल्सन की बात करेंगे, वो फर्स्ट वाली ज्यादा होगी और सेकंड वाली कम होगी। इसका मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा रिपेल कर रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो कम कर रहा है। सिंपली कंक्लूड करें इस पॉइंट को, तो आप लिख लीजिएगा कि जो शील्डिंग दो तरीके की है, उस शील्डिंग, दो तरीके की शील्डिंग मतलब एक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की बाहर वाले पे और सेम ऑर्बिट की एक दूसरे पर। तो हमें शील्डिंग कौन सी ज्यादा होगी, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अब हम अगला टॉपिक, अगला पॉइंट, पहला मैंने पॉइंट बता दिया, अब मैं आपको पॉइंट नंबर सेकंड बताने जा रहा हूं, है वहीं से निकला हुआ। तो पहला पॉइंट में डिस्कस कर दिया था, अब नंबर सेकंड पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं कि हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इनर electrons, you can say that the higher the electron density in the inner cell, higher will be the electron repulsion। जितना ज्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे या अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो उतना ही ज्यादा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो बस यही है कि हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इनर सेल्स, हायर विल बी द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एंड हायर विल बी द शील्डिंग इफेक्ट। इसको आप लिख लीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, हायर the electron density in the inner shell, higher will be electron repulsion, higher will be the electron repulsion and higher will be the shielding effect। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि जितना ज्यादा हमारा क्या होगा, अगर राइटिंग ना समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, हमेशा से ऐसे ही राइटिंग आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिएगा कि हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इनर सेल, ठीक है, ये H है, हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इनर सेल, हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एंड हायर विल बी द शील्डिंग इफेक्ट। तो अब हम उससे अगला टॉपिक या अगला पॉइंट लेके चल रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अंदर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा वो रिपेल करेगा बाहर इलेक्ट्रॉन को। उससे अगला सेम वही है अगला, ठीक है। अब साइज पर हम बता रहे हैं क्या मैटर है। स्मॉलर द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, के अंदर वाले ऑर्बिटल, जो भी अंदर जो ऑर्बिटल है, मतलब इससे अंदर जो ऑर्बिटल है उनका साइज इतना ज्यादा छोटा होगा। अब साइज छोटा होने का मतलब क्या, वॉल्यूम, क्योंकि मैंने बताया चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब मान लीजिए इन सब एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स में से एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं मालूम है एसपीडीएफ के बारे में, कोई बात नहीं, हम अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर सेपरेट बताएंगे अलग से, तो हम बताते नहीं, फिर भी उम्मीद करते हैं आपको पता होगा एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स क्या क्या होते हैं। तो एसपीडीएफ के अंदर आपको पता है सबसे छोटा साइज किसका होता है, एस ऑर्बिटल का, फिर पी ऑर्बिटल का, फिर डी ऑर्बिटल का एंड फिर एफ ऑर्बिटल का। मान लीजिए सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो साइज का ऑर्डर क्या है, ये है। तो साइज जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा चार्ज डेंसिटी उतनी कम होगी। और अभी अभी मैंने बोला कि जितना कम चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही कम शील्डिंग इफेक्ट होगा। इसका मतलब एसपीडीएफ में से सबसे ज्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो एस ऑर्बिटल का है, उसके बाद पी ऑर्बिटल, उससे कम पी, उससे कम डी और सबसे कम एफ ऑर्बिटल का। रीजन वही है क्योंकि एस ऑर्बिटल का जो साइज है वो बहुत छोटा है और छोटी सी जगह में। अब सिंपल से देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा जो घर है, मेरे घर में एक कमरा है, मैं अपने घर में रहता हूँ। जब मैं अपने घर में रहूंगा, मान लो मैं अपने घर में रहता हूँ और कोई मतलब मेरे से मिलने आया, तो उस कमरे में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी,
मैक्सिमम होगी। अब मान लीजिए आप अमिताभ बच्चन के घर गए, अमिताभ बच्चन के घर में आप तो पता ही होगा घर तो बहुत सारे कमरे होंगे, मान लो 100 कमरे। तो आप जब आप उससे मिलने जाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बंदा अकेला एक ही है। यहां पर भी सेम वही बात है, मेरा एक कमरा छोटा सा कमरा है और उसमें मैं अकेला बंदा, तो किसके पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी? जिसका वॉल्यूम कम होगा। तो सिमिलरली यहां पर भी जिस ऑर्बिटल का वॉल्यूम जितना ज्यादा कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा रिपल्जन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्जन होगा उतना ही ज्यादा हमारा शील्डिंग इफेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि इसको कॉपी कर लीजिए। मैंने आपको फिर से वही बात 2-3 पॉइंट बताए हैं, सिंपल सी चीज है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट का मतलब ये है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा रिपेल करेंगे। जितना ज्यादा रिपेल करेंगे उतना ज्यादा ही शील्डिंग इफेक्ट होगा और उतना ही ज्यादा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से बच पाएगा। अगली चीज क्या है, नंबर सेकंड पॉइंट क्या है? नंबर सेकंड पॉइंट ये है कि अंदर में ऑर्बिटल का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। लिखा हुआ है आपको, अंदर का ऑर्बिटल का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो ये मैंने आपको दूसरी बात बताई। तीसरी बात मैंने क्या बताई थी आपको कि जो अंदर वाले का, जो मैंने बताया शील्डिंग दो तरीके की होती है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे और सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन की। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी मैंने बोला कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वही हम बोल सकते हैं कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो रिपेल ज्यादा करेगा, शेल ज्यादा करेगा इन कंपेरिजन टू सेम शेल। अब इफेक्टिवली हमको क्या पता लग रहा है? इफेक्टिवली हमको ये पता लग पा रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जैसे मैं एक न्यूक्लियस, फिर से वही एग्जांपल, मैं एक न्यूक्लियस हूं, ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन ब्लू मार्कर आपको दिख रहा होगा और ये हमारा रेड मार्कर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं तो क्या करूंगा भाई, ये मेरे पास नजदीक ज्यादा है तो इसको ज्यादा खींच के रखूंगा अपनी तरफ, थोड़ा दूर है इसको ही खींचूंगा, लेकिन दूर है तो क्या हुआ। लेकिन क्या होगा कि मान लो रेड मार्कर को मैं 12, क्योंकि इसके पास कितने 12 प्रोटॉन है, तो ये जो मैं न्यूक्लियस इस रेड मार्कर को 12 फोर्स से खींचना चाहता हूं, मतलब 12 यूनिट कोई भी से खींचना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं खींच पाऊंगा क्योंकि ये जो ब्लू वाला मार्कर है उसको धकेल के फिर से इफेक्टिवली बाहर रख देगा। तो होता क्या है, यही चीज होती है कि अब यहां से एक टर्म आता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? कि वही चीज कि मैं इसको इस रेड मार्कर को अपनी तरफ खींचना चाहता था 12 प्रोटॉन के फोर्स से, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन मैं इस रेड मार्कर को 12 न्यूटन के फोर्स से खींच नहीं पा रहा हूं। तो जितने से खींच पा रहा हूं वो हमारा कहलाएगा जेड इफेक्टिव, जितने से खींचना चाहता था वो हमारा कहलाएगा जेड। ओके, तो हम उसी और इस सबको कैलकुलेट करने के लिए हम स्लैटर रूल्स को पढ़ते हैं। तो अब हम करने वाले हैं स्लैटर रूल्स, चलिए देखते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम जेड इफेक्टिव क्या है। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं कि ये जो न्यूक्लियस है, मैं सिंपली, अब मैग्नीशियम छोड़ो, सिंपली मैं बता रहा हूं, ये हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये इनर इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस जितने फोर्स से इसको खींच रहा है, खींचना चाहता है ना, न्यूक्लियस जितने फोर्स से इसको खींचना चाहता है, तो ये तो हमारा क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। और हमने आपको बताया कि ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये हमारा क्या है? रिपल्जन फोर्स है। ये हमारा क्या है? रिपल्जन फोर्स। रिपल्जन फोर्स। तो आपको क्या दिख रहा है? क्या भाई ये खींचना चाह रहा था कितने फोर्स से? मान लीजिए मैंने बोला मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम का तो 12 प्रोटॉन, तो 12 प्रोटॉन के फोर्स से खींचना चाह रहा होगा। लेकिन बीच में बैठे हैं इलेक्ट्रॉन, उन्होंने फिर से धक्का दे दिया पीछे की तरफ, पीछे की तरफ फिर से धक्का दे दिया, तो क्या हुआ? इफेक्टिवली वो उतना नहीं खींच पाएगा जितने की उसकी ताकत है। तो वही ये फॉर्मूला है कि जेड इफेक्टिव क्या है? ये हमारा इफेक्टिव
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और बनाते हैं उसके बाद, तो ये जेड क्या है, ये जेड हमारा है न्यूक्लियर चार्ज, और ये जो सिग्मा है, इसी की लड़ाई बाकी रह गई है। जो सिग्मा है, सिग्मा हमारा है स्लेटर कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट, इट इज नॉट ए शील्डिंग कांस्टेंट। इट इज नॉट ए शील्डिंग कांस्टेंट। और शील्डिंग कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्लैटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्लैटर कांस्टेंट, स्लैटर कांस्टेंट। और इसको हम निकालते हैं स्लैटर रूल से। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपको फिर से थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जेड इफेक्टिव क्या है? अच्छा, जेड इफेक्टिव क्या है? मैंने फिर से बोला कि अब लास्ट बार वही बात बोल रहा हूँ कि मैं खींचना चाहता था 12 न्यूटन के फोर्स से, लेकिन मैं खींच पा रहा हूं मान लो 7 या 8 से। तो नेट क्या है? व्हाट इज द नेट फोर्स विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन पुल द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। वही है जेड इफेक्टिव। व्हाट इज द जेड इफेक्टिव? तो ये जेड इफेक्टिव वो नेट अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड वाई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के द्वारा अप्लाई किया जाने वाला जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है उसको कहा जाता है हमारा जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? अट्रैक्शन फोर्स जितने से खींचना चाहता था। व्हाट इज दैट? जितने से खींचना चाहता था। तो ये हमारा क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। फिर से बताता हूं, व्हाट इज अट्रैक्शन फोर्स? इट इज नथिंग, कितने से वो खींचना चाहता था। और व्हाट इज द स्लैटर कांस्टेंट? व्हाट इज द शील्डिंग कांस्टेंट? की एक इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा रिपेल कर रहा है इन कंपैरिजन टू एक न्यूक्लियस के प्रोटॉन। न्यूक्लियस के एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन कितना रिपेल कर रहा है, उसी चीज को हम बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। तो अगेन इट रिप्रेजेंट्स द शील्डिंग कांस्टेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है रिपल्सिव फोर्स को। क्या रिप्रेजेंट करता है? रिपल्सिव फोर्स को विच इज अप्लाइड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम निकाल रहे हैं सिग्मा। हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा, अब हमें यही पढ़ना है। चलिए तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ स्लैटर रूल्स के लिए वैसे वीडियो हमारी काफी बड़ी हो चुकी है शील्डिंग इफेक्ट को बताने के चक्कर में। इंट्रोडक्शन भी दिया था मैंने आपको। तो स्लैटर रूल्स को हम सेपरेट पार्ट में करेंगे, बिकॉज स्लैटर रूल्स को है बहुत बड़ा नहीं, बहुत सिंपल सा है। जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर, एक दिन नेक्स्ट दिन में आपको अपडेट कर दूंगा या शाम तक अपलोड हो जाएगा। और मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ये नया चैनल है, ठीक है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उस चैनल को, वो ज्यादा से ज्यादा, या जितने भी लोग देख रहे हैं उस चैनल को, वो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ। जितना ज्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतना ज्यादा मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। और दूसरी बात मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो चैनल अकेले मेरे द्वारा नहीं चलाया जाएगा। हम मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनका एक का नाम है जावेद अहमद, ठीक है, जो IIT रुड़की से MTech कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं भी करूंगा, ठीक है। तो वो भी अपना ऑर्गेनिक की वीडियोस अलग डालेंगे, मैं अपना इनऑर्गेनिक फिजिकल का वीडियो डालूंगा। तो प्लीज हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। और यहाँ पर जितनी भी आपको पढ़ाने आएंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम ज्यादा टाइम नहीं लगने देंगे। और आपका सपोर्ट चाहिए और बेस्ट ऑफ बेस्ट हम आपको देना चाहेंगे। और हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।